नमस्कार। टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन सिंह। आनंद वर्धन मेरे सहपाठी भी रह चुके हैं, हम इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे और पिछले 3-4 साल से वो मेरे को गाइड कर रहे हैं यूट्यूब पर चैनल चलाने के लिए। मैं अपना डेटा बेस्ड एक प्रोग्राम चलाता हूं जो इस चैनल पर भी आता है। अब इस सब बातचीत के अंदर हम लोग काफी बातें करते हैं इधर उधर की, लेकिन कहीं पर वो डेटा जो हमें जो चौंकाने वाला होता है या जरूरी होता है वो कहीं छुप जाता है। तो इसलिए एक नया कार्यक्रम हम दोनों ने ये सोचा है कि हम एक छोटा सा डेटा दिखाएंगे जो बहुत ही अहम है, जरूरी है और आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि नैरेटिव जो बनता है वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है, वो कुछ अलग होता है। तो पहले एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का प्रोग्राम कश्मीर को लेकर। कश्मीर हम सबको काफी ये बॉदर करता है, हमारा वहां पर उस पर ध्यान भी बहुत रहता है, लेकिन वहां के बारे में जो नैरेटिव आता रहता है। मैं एक सिंपल सी बात आपको बता दूं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कई बार ये पूछते हैं, भाई वहां तो अब सब ठीक हो गया है, आर्टिकल 370 हट चुका है, अब तो वहां सब खुशहाली ही खुशहाली होगी। अगर आर्टिकल 370 हटने से कश्मीर प्रॉब्लम रिजॉल्व होती तो 75 साल हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। ये टोटल एक नैरेटिव पॉलिटिकल सेट किया गया है। असलियत ग्राउंड पर क्या है ये आज के कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि क्या कश्मीर में कुछ बदला है 2019 के बाद। तो इस बारे में मैं आपको 2 स्लाइड्स दिखाऊंगा। एक वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में और दूसरा कश्मीर में जो एक नैरेटिव है कि वहां पर बहुत टूरिज्म आ रहा है, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा आया है, उसका डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर आनंद वर्धन से बात करेंगे कि ये पॉलिटिकल एंगल इन सब चीजों का वहां पर क्या चल रहा है। शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। तो ये स्लाइड पहली जो मैं दिखा रहा हूं ये मैंने लिया है, एक साइट है साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल से। ये लोग सरकारी डेटा भी लेते हैं और अपने दूसरे सोर्सेज से भी ये पता करते हैं कि हर स्टेट में कितने लोग मारे जा रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में। तो ये 1998 से इन्होंने डेटा कंपाइल किया हुआ है। लाल रंग में जो लाइन देख रहे हैं ये है कि कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, ग्रीन कलर में कितने सिविलियंस मारे गए हैं और पीले रंग में कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे गए। तो जब मैंने ये ग्राफ देखा तो मेरे को भी थोड़ा सा अजीब सा लगा था। सबसे ज्यादा टेररिस्ट मारे गए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं 1999 से 2004 के बीच में। उसके बाद में जो एक्टिविटीज हुई हैं तो सबसे कम इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म सरप्राइजिंगली ये 2011, 12, 13, 14 ये पीरियड में सबसे कम टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए थे जब यूपीए 2 मनमोहन सिंह जी की सरकार थी वहां पर। और उसके बाद से 2019 तक यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती गई हैं। 2019 में थोड़ी सी कम हुई, लेकिन एक प्लेटो सा बन गया कि 150 से 200 के बीच में टेररिस्ट यहाँ पर मारे जाते हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 साल से उन पर हमले होते गए। पुलवामा भी उसी बीच में हुआ था। तो ऐसा मानना कि टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे आर्टिकल 370 हटने के बाद कम हुआ है तो फिलहाल वो नहीं लगता। इवन कल भी वहां पर फायरिंग हुई है जहां पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ट्रक पर हुई है। तो पहले इस बात पर इस ग्राफ पर बात करते हैं कि टेररिज्म एक्टिविटी जैसा कि हम समझते हैं कि 2019 के बाद खत्म हो जानी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए, ये ऐसा लगता नहीं है। ये बढ़ी भी है और अभी भी चल रही है। इनफैक्ट कल भी वहां पर एक टेररिस्ट एक्टिविटी फायरिंग हो चुकी है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर। जी, मैं अजय पहली चीज तो मैं एक दर्शकों को ये बता दूं कि ये म्यूचुअल एडमायरिंग हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन अजय ये तेज स्टूडेंट था। ये सीए लोग आईआईटी जाने वाले लोग हुआ करते थे और हम लोग के समय आईआईटी एक तरह से थ्रेशोल्ड था कि भाई अगर किसी चीज का है तो स्टैंडर्ड आईआईटी था। मैं दूसरी बात ये कर दूं कि अजय ने नहीं दिया, मैं डिस्क्लेमर कर दूं।
अजय जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अजय वॉज फ्रॉम कश्मीर। अजय जब हमारे स्कूल में आए तो ये कश्मीर थे, और शायद मुझे अच्छा संयोग लगा कि हम लोग कश्मीर से बात शुरू कर रहे हैं। अजय, जो आपने टेररिस्ट एक्टिविटी का जो एक ग्राफ दिखाया, इसमें मैं हरदम मानता हूं कि एक मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी इसमें कहीं ना कहीं वो रहता है। आप अगर देखिए तो वो जो प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस जब तक इलेक्टेड सरकार वहां चलती है, वो मैं अभी इसको लार्जर क्वेश्चन को नहीं खोल रहा हूं, लेकिन मैं एक बेसिक बात ये कर रहा हूं कि अगर लोकल लेवल पे आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो अच्छी बुरी वो जो भी हो, आप उसके बारे में वो अलग एक इशू है, वो भ्रष्ट हो नहीं भ्रष्ट हो, अभी मैं उसकी बात, लेकिन इट इज इलेक्टेड गवर्नमेंट, वहां के लोगों की है, और उसमें एक डायरेक्ट, मैं डेटा को दूसरे ढंग से पढ़ने की कोशिश करता हूं। आप हरदम देखेंगे कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है और काम कर रही है तो टेररिस्ट एक्टिविटी कम रहती है। जब जब सरकार का इंटरवेंशन हुआ, जब जब सरकार वहां कुछ ना कुछ की है, तब वो टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ेंगे। और उसका सीधे सीधे सिग्निफिकेंस ये है कि अगर 2014 में एक इलेक्शन हुआ, फिर 15 में एक अजीब सी सरकार बनी, जिसमें एक तरफ जिनको ये लगातार टेररिस्टों के हमदर्द और ये सब पीपीपी को बोलते थे, मुफ्ती साहब की उस पार्टी को, उनके साथ जाके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ महज सत्ता के लिए बीजेपी ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, जिसपे 3 महीना इनके, अगर मैं ये सारी चीजें याद इसलिए दिलाना चाह रहा हूं अजय, कि ये चीजें कभी लिखी नहीं जाएंगी। राम माधव जी के बारे में कुछ चीजें और समझना जरूरी है, क्योंकि आरएसएस कैसे सत्ता के पास जाती है। आरएसएस ने ये भी याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, आरएसएस नहीं बोलूंगा, विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी का इस तरह का हिंदुत्व वाला जो आउटलुक है और जो आउटफिट है, उसने देश की स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भी सरकार चलाई थी। उसी तरह से कश्मीर में अगर आप ये स्टैंड लेते हैं कि फला फला लोगों की हमदर्दी टेररिस्ट के साथ है, वो एक अलग इशू है कि वो ठीक है या गलत है। आप उनके साथ फिर जब सरकार शेयर करते हैं तो आप बहुत सी चीजें अपनी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वहां पे आप अपना जो आरएसएस का और आपके बीच का जो बेस्ट आदमी आप मानते थे, राम माधव, उनको वहां पोस्ट करते हैं। राम माधव जी का अल्टीमेटली क्या एक्सपोजर होता है? उनका एक्सपोजर सतपाल मलिक करते हैं, जो वहां के गवर्नर रहते हैं, कि वो रिलायंस की और भी लोगों की फाइलें लेके इनके पास आए थे कि अगर आप इन फाइलों को क्लियर कर दिए तो 100 करोड़ रुपए के घूस की पेशकश हुई थी। ये गवर्नर ने आरोप लगाए, मेरा ये आरोप नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इन सब चीजों में एक रिलेशनशिप है। आज वहां पे अगर ज्यादा टेररिज्म एक्टिविटी दिखाई दे रही है, ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहा है, तो अगर एक गुजरात में बैठे हुए पटेल साहब, जिनका ना कोई सिर ना पैर, और वो पटेल जी बिल्कुल आइडेंटिफाइड वो पटेल हैं, वो अगर जाके यहां बताते हैं कि कैसे होगा और टूरिज्म डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री करेंगे, सरकार की तरफ से वो वीआईपी सुरक्षा, जेड सिक्योरिटी और क्या क्या करके, अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो कोई इम्पोस्टर था, वो असली आदमी नहीं था। इम्पोस्टर ऐसा कर सकता है? ये तो अजय, ये माखौल उड़ाने वाली बात है। और अगर एक कोई इम्पोस्टर इस तरह से खुलेआम घूम रहा है, तो इस देश के शीर्ष पे बैठे हुए 2-4 जो लोग इसके लिए, मतलब जो हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, उनको तो सिर्फ रिजाइन ही नहीं करना चाहिए, उनको ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि टेररिस्ट एक्टिविटी और पॉलिटिकल प्रोसेस के बीच में आपको संवाद करना पड़ेगा। क्योंकि मैं उस परंपरा से आता हूं, मैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहा 89 में, जब जनता दल की सरकार आई और जॉर्ज साहब को शुरू में वहां कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया गया, तो जॉर्ज बहैसियत कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वहां जब जाते थे, तो वो कई बार ऐसा हुआ, 1-2 बार नहीं, कि वो अब उस समय उसका नाम आप आतंकवादी बोलिए, एक्सट्रीमिस्ट बोलिए, उसको अलग अलग ढंग से अपने अपने लिहाज से, क्योंकि आप कौन सा चश्मा कौन से नंबर का लगाए हुए हैं उसके हिसाब से डिफरेंट करता है। लेकिन ऐसे सारे लोग जिनको हथियार यूज करते थे, उनसे भी बात करते थे, क्योंकि जॉर्ज साहब का ये मानना था कि बिना संवाद के आपको अगर ये डेडलॉक खोलना है तो आपको संवाद करना पड़ेगा। और आज मुझे जो सबसे बड़ी आज दिक्कत इस सरकार की, यहां संवाद नहीं होता है, कोई संवाद नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है। हमने कह दिया सब कश्मीर में अच्छा, सब अच्छा, लेकिन आप अगर संवाद नहीं रखोगे
तो कश्मीर के बारे में आप बार बार कहोगे कि हम पीओके ले आएंगे। अरे भाई, आप पीओके ले आइए, कुछ ले आइए, पहले अपना जो आपके पास कश्मीर है उसमें, जिसको कहते हैं जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको तो बहाल करिए। लेट द विल ऑफ द पीपल बी देयर। लोगों को अपना अपना चुनने का, वो अच्छा बुरा जो है वो हक उनको पहले दे दीजिए, उसके बाद किसी दूसरी बात करिए। अजय, ये 2019 में जब ये हमारा आर्टिकल 370 हटाया था तो स्टेट को डिवाइड भी कर दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, एक JNK, दूसरा लद्दाख। अब मेरे हिसाब से ये कोई बैलेंस पॉलिटिकल मूव नहीं था, क्योंकि हमारा क्लेम हमेशा से पाकिस्तान से रहा है कश्मीर के ऊपर। हमने ही कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए हैं, अलग कर दिया है। और लद्दाख बिल्कुल, खैर पॉपुलेशन भी वहां कम है, लेकिन वहां पे चाइनीज, वहां पे इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। वहां पे हम लोगों ने अपनी जमीन भी गवा दी है चाइनीज को। कश्मीर का मुद्दा अलग है। हमारे गृह मंत्री कितनी बार कश्मीर गए हैं। इधर राहुल गांधी ने तो यात्रा कर ली, वो जाके वहां पे उन्होंने भाषण भी दे दिया लाल चौक पे। अमित शाह क्या कर सकते हैं? आज हम कहते हैं कश्मीर बिल्कुल ठीक है, क्या वो वहां जा सकते हैं? एक खुले सड़क पर चल के भाषण दे सकते हैं? अभी भी पिछले हफ्ते उनको जाना था, उन्होंने फिर से कैंसिल कर दिया है। एक और ये सोशल मीडिया पर एक और रहता है कि कश्मीर ठीक हो गया है, अब हम शारदा पीठ हमने ले लिया है। ये शारदा पीठ का मंदिर हमने लिया नहीं है, हमने एक जगह शारदा पीठ का रेप्लिका बनाया है और उसका इनॉग्रेशन अमित शाह ने बैठ के वर्चुअली किया था। शारदा पीठ का जो एक्चुअल टेम्पल है वहां तो बात ही नहीं कर रहे। अगर आप ठीक है तो आप मांगिए पाकिस्तान से कि शारदा पीठ का हमें एक्सेस दीजिए। आपने करतारपुर कॉरिडोर बनाया है, उधर भी बनवा सकते हैं अगर हालात इतने ठीक थे, तो वो नहीं हो रहा है। तो मेरा प्रश्न यही है कि ये JNK का जो डिवीजन है, ये शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में कितना हमारा फायदा या नुकसान करेगा? अजय, 2 चीजें थी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सरकार की बात मान भी लें कि मेरे हिसाब से JNK का आपने डिवीजन ही नहीं किया, आपने JNK के लोगों की बेइज्जती की। बेइज्जती किस लिए की मैं वो बताता हूं। आपको लगता था कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से 2 डिवीजन होने चाहिए, लद्दाख अलग ही अलग कर देते। उसकी जो स्टेटहुड आपने छीनी, मतलब एक व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको आपने कहा नहीं, अब कॉलेज में जाओ, तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी का स्टेटस खत्म, अब तुम कॉलेज हो गए। और आप कश्मीर के एवरेज कश्मीर से बात कर लीजिए। मैं अभी फिर कश्मीर जा रहा हूं। मैं शायद 19 को नहीं 18 को मैं कश्मीर रहूंगा, जम्मू रहूंगा। वहां के लोग इससे बहुत आहत हैं और ये एक कश्मीर की उस साइकी पे है कि भाई तुम्हें हमने डाउन साइज कर दिया। किस लिए किया गया अब तो बिल्कुल साफ आ रहा है। सतपाल मलिक भी, मतलब मैं कह रहा हूं वो साफ इसलिए किया गया कि इनको डर ये था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कहीं रह गई तो स्टेट गवर्नमेंट ये जिस तरह से जो नए नए तरह के वहां पे जारी कर रहे थे हुक्म, उसको हो सकता है ना माने। तो इसको इसलिए इन्होंने यूनियन टेरिटरी करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारी ताकत ले आके ये कर दिया था। आप शॉर्ट टर्म में अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन इन सारे डिसीजंस की देश को कीमत चुकानी पड़ती है। जो ये बार बार कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उनकी पहले स्टेटस वापस करिए। आप तो वहां पे ये हलफनामा दे रहे हैं 2019 लगातार हर फोरम पे ये कहना कि हम बहुत अच्छा है, अमन चैन है, UN में जाके कहना, G20 में कहना कि देखिए मैंने वहां पे टूरिज्म मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन आज 5 साल बाद भी आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। पहली चीज, आप कश्मीर पे लगातार झूठ बोल रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं जब स्थिति ठीक हो जाएगी तब हम उसको स्टेटहुड दे देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सितंबर से पहले आप वहां का इलेक्शन कराइए। मैं एक बात और अजय इसलिए कह दूं, जो तुम बात कह रहे थे ना शारदा देवी पीठ की, शारदा देवी पीठ ही नहीं, वो जो कैलाश था, उस कैलाश में जब 2020 में हमारे और चीन के बीच थोड़ी खींचतान हुई और वो हुआ, तो आप किसी फौज वाले से पूछ लीजिए, स्ट्रेटेजिकली हम लोग बेटर प्लेस पे अपने को लोकेट कर लिए थे कैलाश पे, क्योंकि कैलाश पे लोकेट हो जाने के बाद हम उनकी बहुत से जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चीजें थी उस पर नजर रख रहे थे। लेकिन चीन के साथ मालूम नहीं हम बार्गेनिंग में ये क्यों करते हैं, इसका एक कहीं कोई कारण व्यवसायिक है, व्यापारिक है, ये नहीं पता। जब नेगोशिएशन हुए
तो हमारे पास बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी कैलाश पे, जो हमारा एडवांटेज थी वो हमने फोरगो किया, और इन रिटर्न कश्मीर को, इन रिटर्न हमने चीन को बहुत कुछ दे दिया। जो हमारे पेट्रोलिंग जोन थे उसको हमने बफर जोन बना दिया। हमारा जो मेजर शैतान सिंह का स्मारक था, जिसपे मतलब वो स्मारक था, उसको हमने बफर जोन बना दिया, स्मारक को हम पीछे ले आए। तो मतलब ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है कि ये जब नेगोशिएशन होते हैं तो इस नेगोशिएशन में कारण केवल देश हित होता है, या किसी व्यापारी का या किसी और व्यवसायी के, उसके व्यावसायिक हित भी इसके साथ जुड़े रहते हैं। इसका पता नहीं है। लेकिन आज की तारीख में कश्मीरियों के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि उनको आपने उनकी स्टेटहुड ले ली है, और आप पहले उनका स्टेटहुड वापस करिए और फिर कोई प्रोसेस की बात की जा सकती है। आनंद, बस चलते हुए एक ग्राफ और मैं दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको टूरिज्म का कुछ यहाँ पे खुलासा दे रहा हूँ कि हमेशा ये बोला जाता है कि वहां पे बहुत टूरिज्म हो रहा है और बड़े लोग आ रहे हैं। तो ये मैं ग्राफ आपको दिखाता हूं जिसमें ये पता चलेगा कि टूरिज्म एक्चुअली 2017 के बाद से लगातार कम होता जा रहा है। 2019 में तो कोरोना आया था, वो अलग बात थी, लेकिन नंबर ऑफ टूरिस्ट वहां आना 2017 के बाद से कम हो चुके थे। तो ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसमें 2010, 11, 12, फिर से मैं कह रहा हूं यूपीए के टाइम में, यूपीए 2 के टाइम में कश्मीर के हालत सुधर चुके थे, और जिसका फायदा बीजेपी सरकार ने उठाया था उस समय। ये उस लेवल तक भी अभी हम नहीं पहुंचे हैं। 2016 में जो टूरिस्ट था 12 लाख के करीब, वहां कहीं उसके नजदीक भी नहीं है। और ये जो आंकड़े हमारे गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर देते रहते हैं कि 1 करोड़ के ऊपर हो गया, ये उसमें जो वहां पे श्रद्धालु जाते हैं वैष्णो देवी, जो पिलग्रिमेज वाले लोग हैं, उनकी संख्या जोड़ के वो कभी कभी वो टूरिज्म का खुलासा कर देते हैं कि यहाँ बढ़ रहा है। फॉरेन टूरिस्ट अगर आप देखेंगे नीचे ये येलो लाइन है, ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, ऐसा कोई फॉरेन टूरिस्ट वहां पे भी नहीं आ रहा है। और तो अगर आप इसको टूरिस्ट जो इंसिडेंट्स हैं टेररिज्म से उससे कोरिलेट करेंगे तो ये साफ है कि जहां जब इंसिडेंट्स बढ़ते हैं तो टूरिस्ट वहां जाने कम हो जाते हैं, और फिलहाल वही स्थिति आ चुकी है, हमारे टूरिस्ट भी कम होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या व्यू क्या है आपका? नहीं अजय, देखिए 2-3 चीजें हो गई हैं। अब मैं इसको ये भी देखता हूँ, आप कहीं भी चले जाइए खूब टूरिस्ट हो रहे हैं, लेकिन देश ने भी, हम अब 140 करोड़ की आबादी वाले देश हो गए हैं। इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मतलब मैं एक ऐसी फिगर आपको दे रहा हूं, 7% लोगों के पास ही पासपोर्ट है। उस 7% लोगों के पास केवल पासपोर्ट है, और उसमें मतलब टोटल देश का 1% व्यक्ति ही कभी विदेश आता जाता है। लेकिन आप हर चीज को किसी और चीज से जोड़ते हैं। आज मालदीव्स नहीं जाने के लिए देश के 32% लोगों ने कहा है कि हम मालदीव्स नहीं जाएंगे। 7% के पास पासपोर्ट है, 32% कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। कुछ उसी तरह की फिगर आप अगर जम्मू कश्मीर में दिखा के, वो वैष्णो देवी के टूरिस्ट हो या अमरनाथ यात्री हो, अगर इनको आप इसमें क्लब करेंगे तो ईमानदारी ये होती कि आप पुराने उसमें उसको भी क्लब करते। मतलब जो आप पुराने में तो उसको क्लब नहीं कर रहे हैं, तो आंकड़े में अगर ईमानदारी नहीं रहेगी तो आप किससे झूठ बोल रहे हैं? मुझे कभी कभी अजय ये लगता है कि मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं, हम और आप अगर किसी एक कॉमन उस पर ईमानदार और ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारा ये चैनल बढ़े, तो ये चैनल नहीं बढ़ सकता है। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो अगर ये सारे लोग टूरिज्म में ये दिखा के कि बहुत अच्छा टूरिज्म हो रहा है, फॉरेन टूरिस्ट आपके यहाँ नहीं आ रहा है, नंबर 1, और वो नहीं आ रहा है, मुझे उसमें फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग से ज्यादा एक चीज होती है कि आपकी बदनामी हो रही है बाहर। एक ऐसा डेस्टिनेशन जिसको आप दुनिया का स्वर्ग कहते थे, जिसको मालूम नहीं क्या, और सुंदर है भी, मतलब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, उसको अगर आप नहीं बेच पा रहे हैं, अगर कश्मीर को आप दुनिया में नहीं बेच पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप बेस्ट ऑफ चीजें अगर बेस्ट ऑफ को नहीं बेच पा रहे हैं तो आप वर्स्ट ऑफ चीजों को क्या बेचेंगे? आप वही हिंदू हिंदू करके आप अपना हिंदू टूरिज्म। दिक्कत एक और चीज हुई, एक चेंज और मैं करके खत्म करूंगा अजय, कि अब जो हम लोग धार्मिक यात्राएं करते थे,
आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता था, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, वैष्णो देवी गए, ये हमारी धार्मिक यात्राएं होती थी, ये टूरिज्म नहीं था, इट वॉज नॉट टूरिज्म। अब हमारे यहाँ टूरिज्म, ये जो धार्मिक चीजें हैं उसको टूरिज्म बोला जा रहा है, उसको कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मतलब ये जो एक धार्मिक व्यक्ति को टूरिस्ट के रूप में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप धर्म के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और आप टूरिज्म के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि ना वो धार्मिक व्यक्ति रह पा रहा है, ना वो ठीक से टूरिस्ट रह पा रहा है। तो इस चीज में अभी जो स्थिति है, अगर सरकार जल्दी ध्यान दे दे तो हम सब लोगों के लिए अच्छा है, नहीं तो जैसे देश चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, वो उसका भुगतान आने वाली पीढ़ी करेगी। देश हित में है नहीं ये। जी आनंद, बस ये देखना है कि ये इलेक्शन होता है या नहीं होता है, और कब होता है, और कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, इसी का अब इंतजार है हम लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू अजय।